तो हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए थे जो अभी यंग एज में लिस्ट होने की हिम्मत कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम आगे उठा रहे। लिस्ट होना इतना इजी नहीं है, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। हमारे यादव जी जानते हैं, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड से आए हैं कि भी लिस्टेड कंपनी को क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं। अजय जी जानते हैं कि क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, 100 बार सोचना पड़ता है। तो ये इस यंग एज में एक कॉटन एक्सपोर्टिंग कंपनी, जिनिंग फैक्ट्री वाले हैं लेकिन बेसिकली कॉटन एक्सपोर्टिंग कंपनी को लिस्ट होना, कुशल जी ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया और क्या सोच के आपने किया? सोच तो बस ये थी कि अभी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अभी जो सिनारियो है लास्ट स्पेसिफिकली 3-4 साल से, कि बैंक्स अभी जो फंडिंग है टेक्सटाइल्स को वो थोड़ा मतलब अभी जो पहले जितना इजी मिलता था अभी इतना इजी नहीं मिल रहा है। तो और बैंक्स का मतलब जो भी टेक्सटाइल पे व्यू आ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव आ रहा है अभी। तो हमको अगर आगे ग्रो करना है, एक्सपांसन करना है, आगे मतलब टर्नओवर बढ़ाना है, कुछ एक्सपांसन करना है, तो इसीलिए एक थॉट आया कि क्यों ना हम ये प्लेटफॉर्म एक है उस पे जाके हम फंड रेज करें। वेरी गुड थॉट। तो आप जैसे और यंगस्टर्स को भी आप इंस्पायर कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के साथ में आपको अब डिस्कस करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एक बार आप लिस्ट हो गए तो, राइट। तो अक्षिता कॉटन फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कुशल भाई जी, कितना एक्सपोर्ट इस साल किया है? वी हैव डन दिस ईयर 20,000 टन्स, दैट मीन्स अराउंड 1,20,000 बेल्स। 1,20,000 बेल्स का एक्सपोर्ट इस साल कर चुके हैं इतने यंग एज में। बिग हैंड फॉर थैंक यू कुशल भाई, थैंक यू। राइट। There was one time when export of cotton was only in the hand of 5 companies, big company. I am sorry, Suresh Bhai is here. Suresh Bhai is also out of 5. Kotak and Company #1 exporter. But today, we are getting exporter of the cotton from each part of the India. Like I think he's from Kadi, and from Kadi there are 10 exporter like who are doing sizable export of the cotton. Very good, congratulations. Thank you. थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू अतुल भाई। अब एक और क्वेश्चन आता है कि विल टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्ले एनी रोल इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स? टेक्निकल टेक्सटाइल कुछ इसमें कर सकता है? ये बहुत ही हॉट वर्ड है अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खास करके गवर्नमेंट ऑफिस में आप कहीं भी जाएंगे तो बोला आप टेक्निकल टेक्सटाइल में कुछ कर रहे हैं क्या? तो हम कुछ आपके लिए स्कीम बता सकते हैं। तो अरविंद जी सिन्हा, एक्स प्रेसिडेंट टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और काफ़ी जगह वो जाते हैं, घूम चुके हैं, स्केलेबिलिटी पे बहुत सारे इन्होंने अपने व्यूज शेयर किए हैं, चाइना सिचुएशन पे। सर क्या है मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल में ऐसा कुछ है जो इन्वेस्टर्स को खींच के ला सकता है? See, technical textile is not a subject which can work on and off basis. Technical textile worldwide is a guided affair. You cannot start a factory on technical textile and you decide that I will make this filter fabric which will go into the petrochemical industry or defense and all. Technical textile, you need a father. And how the technical textile worldwide is happening, in fact we had a big seminar day before yesterday in Taj by Indo-American Chambers, and good panel discussion. Technical textile is always guided. How this is guided, I'll give you an example. The US forces were looking for, there was a problem with the American forces for the field injury. Normally in a field injury, one injection is given to all the soldiers where you will not die out of infection. But there is a possibility that there cannot be a doctor or nurse or a hospital which can treat you and you are just lying on a stretcher. And the helicopter is also not available to take you to the field because it is busy somewhere else. So 9 years ago, there was an initiative by some Bangladesh boys in the University of Manchester where they have developed a bandage which has 11 times more healing property. Now there is a plant in Pennsylvania where the US forces is buying this thing. The property of this bandage is that once the soldier is hit by so many things, eyes are injured, one injection is given to him and he has been properly bandaged, then he can lie there, he will not die, and after 3-4 hours he is shifted to the field hospital. Now this the plant cost was $30 million. And American forces have made sure
then this is constantly being upgraded because this is each soldier of US forces is insured for $5 million. So it is not even the pressure of US forces, and the soldier at his position cannot be replaced. Okay, similar way, I'll give you another example. A new development has come on the aircraft carriers of US forces. When the plane is landing, the last 20 meters, pilot has to land on his own ability. He cannot be guided. So there were a couple of incidents where the plane has even a fraction of an inch at that time. If deviate, it will go into the sea. And the retrieving cost of the plane is $500,000 when you take it out of water. So there is a special fabric which has been developed now. It is out of polyester and wool, which is a woven fabric and also needle punch. So if a machine is being developed which is a loom, and also when the fabric is coming, it is going to the needle punch area. Now the cost of this fabric is $40 a meter. And every third day this is replaced at the carrier level. Oh, Now, in this entire project, there is already an investment of $70 million on the machines and all, but you see what this fabric is going to do? This is going to handle a plane or 6-7 landings during the day, and each plane is $150 million. So industrial textile is a very huge subject, and that is where probably in India we are still missing, we are still not making headway, because we need a father who will come to us that, okay, this is how you will make, this is how you will make. And today, I can tell you on industrial textile, there are a lot of venture capitalists in America ready to fund the project to any extent. Like one of the very big fund which has made big money in the Walmart takeover, he's saying like our concept, what Suresh Bhai has developed in Indo-American Chambers, where we are talking that, say, US Defense buys $73 billion worth of textile, including camouflage fabrics. So US Defense, made in America, made in India, they say if you can perfect this, $1 billion investment will provide you. So technical textile is absolutely a guided affair. If you see, because for the American forces, I am a vendor for US forces, so I'll talk about this. US forces buy $74 billion worth of textile every year, but the first condition is, as per the Berry law, it should be made in America. okay. So if we want to deal with US forces, we got to go there. आप पॉलिस्टर यहाँ से लेके जाओ, ग्रे फैब्रिक यहाँ से लेके जाओ, बट जो उनकी Final finished product वहाँ पे मेड इन यूएसए प्रोडक्ट बनेगा जिसकी 40% वैल्यू एडिशन नॉर्म है, तभी आप वहाँ बेच पाएंगे. एंड एनीथिंग विच इज़ मेड इन यूएसए you can sell for $5. If the same thing is made in India, you will find it difficult to sell at $1. Then I'll just touch on, I'm not a cotton man, but I always get educated in this, in his forum and his knowledge. My layman's feeling is, cotton, we know what is our problem. We also know how to resolve it. But again, we need a will. So I think we need an association which can be called at Cotton Problem Resolver Association, which will club and tie up with all these associations what we are talking today and identify the issues and decide a time frame. I think all this, if somebody like Suresh Bhai or a couple of people sitting here, take a task, this can be over in a year's time. I cannot believe I saw your first presentation where there are 3 fields. One is giving, say, 100 kg, second is giving 200 kg, third is giving, 1000 kg. So why all these 5-10 people cannot come on the same page and can learn from this what we should do, we should not do. And India, I will touch this, we Indians are performers. We perform under extremely odd conditions. Whether you take our army, our forces anywhere, and if you see the success of some of the foreign companies in India, see today Walmart, Amazon, Netflix, they have done wonders. Why we cannot follow one of these models for cotton and take a dedicated task that within, say, 365 days, this should be achieved. And God willing, we will do it. Thank you, Arvindji. Yes. Shri P.K. Sengupta, President, Textile Association of India. I just wanted to extend what Arvind Sinha has said, particularly for technical textile. Now, we have seen in the Kargil war
so many soldiers, they died, about 800 or 1,000 soldiers, they died. And after the death and other, the government of India, they are giving 5 lakh rupees to the families, some 8 lakh rupees to family and other. I think more than 2/3 soldiers could have been saved if they were having the bulletproof fabric, jacket, which is a Kevlar. And the previous government, they never thought about that. Now, this government, they thought about the need of the defense and other. So they are now imported a lot of that jackets, the Kevlar, and Kevlar is made by the DuPont USA. Now, these are the things, we should think about the technical textiles. Technical textile, as Arvind Sinha said, is a vast subject. It has got many areas. We have just scratched the surface. We are talking about technical textile for last 20-25 years. There are 12 segments of technical textiles. Out of that, only one segment which we have done well, that is the packaging, carrying bags and other, which is a very, very small item. Otherwise, there is a tremendous scope of technical textile, and the growth of which are there, it is about 10 to 11% growth rate is there. Secondly, coming back to the cotton, I just wanted to tell the cotton, I've been to Bangladesh for the last 2-3 months, about 2-3 times, where I have seen that Bangladesh they are importing one of the highest quantity of cotton from India after China. But they are not happy. I have asked all the association people, like Bangladesh Cotton Association, Bangladesh Garment Manufacturer Association, Bangladesh Knitters Manufacturer Associations, and Bangladesh Chamber of Commerce. All of them are having the same, that contamination in the cotton is more, and it is becoming more and more now. And now presently they are importing about 35 to 36% of their cotton requirement from India, and they are saying that they are going to scale down the imports, and they are going to the other countries. Due to these are the problems and the inconsistency in the quality. And Bangladesh is, their exports they are number 2 now next to China. Their export is $32 billion presently, and they are celebrating their Golden Jubilee independence in 2025-26. 2021-22, they are going to celebrate the Golden Jubilee of the independence, and they have targeted $50 billion, and their association people are very confident that we'll touch about $45 billion. And India is now on the 5th or 6th position, and our export has gone down to 17%. We should have a very serious thought about that aspect. Thank you. Thank you, Sen Gupta ji. Avinashi Mayekar is with me. Avinashi, one word. How's the Josh for technical projects? It is more from the investor side or from the industry side? No, it is more from the investor side. Okay. In fact, in case of technical textiles related to cottons, most of the investors are coming from the different background. They are not the conventional textile people, because most of the conventional textile people, they want to sell something, but this needs to be engineered. As Arvind was saying, you have to have certain product, you have to engineer that product, which will suit the requirement of the end product. Right. As far as cotton technical textiles are concerned, mainly into hygiene and medical textiles, we can use quite a lot. In fact, whatever are your waste, that also can be converted into technical textile products. There are many uses, many applications, and there is sky is the limit as far as cotton technical textiles are concerned. Wow. Thank you. Thank you, Avinash. Sky is the limit is what somebody who's into projects is saying. और क्या चाहिए? We have some investors with us. Suman ji, are you here? Please. He's from Motilal Oswal. Please, 1 minute. I'll share. और भी बहुत सारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स हैं. सुमन जी, ये बताइए, यू हैव बीन ट्रैकिंग टेक्सटाइल्स इन द वेरी लॉन्ग टाइम. अब तक आप इसमें एक मंजे हुए खिलाड़ी हो. एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंडस्ट्री ने बताया, तो आपको क्या लगता है? बहुत ही ट्रेडिशनल है, पुरानी है, सुलझी हुई इंडस्ट्री है. संजय जी ने बताया, अब कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल की बातें हुई, तो व्हाट्स योर व्यू? जब इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न देखते हैं. तो जब देखते हैं तो रिटर्न
जो कैपिटल हम लगाते हैं उसमें रिटर्न कम मिलता है। तो इन्वेस्टर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसमें हम क्यों पैसा लगाएं जब हमारा कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रहा है। अगर 8 से 10% अगर आपका रिटर्न रेशियो है तो सबसे पहला कंसर्न वही आता है। दूसरा कंसर्न आता है कि अभी भी हम चाइना से जो compete कर रहे हैं उसमें जो कंपटीशन है चाइना से, उसमें रिसेंटली हमने देखा है कि होम टेक्सटाइल में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बट इसके इन दो तीन साल में हम लोगों ने देखा कि कंपटीशन बढ़ गया, हम यहाँ कंपटीशन बढ़ गया, ग्लोबली भी कंपटीशन बढ़ गया। सो प्रॉब्लम आ रही है एंड और कंपनीज आर स्ट्रगलिंग। तो ये सब फैक्टर है। कॉटन की अवेलेबिलिटी भी है जहाँ क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलती है। देन थोड़ा सा कंसर्न आता है कि ओवरऑल यान में सप्लाई बहुत बढ़ गया, तो उसके कारण जो यान कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यान में और कुछ करना चाहिए हम लोगों को। ग्लोबली हम लोग कम्पिटिटिव हो, चाइना से स्केलेबिलिटी हमारी बहुत कम है, जो जिस लेवल पे चाइना प्रोड्यूस कर रही है हम उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। बहुत से कंसर्न है, तो ये सब देख के और दूसरा फोर्थ है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत इशू है। जितने भी 2-3 बड़े बड़े प्लेयर हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल लगती है उसमें इन्वेस्टर को लगता है कि पैसा कंपनीज साइड में बनाती है। तो ये सब कंसर्न है। जो 1000 करोड़ का कैपेक्स है हो सकता है जो 1000 करोड़ कैपेक्स है वो एक्चुअली बैलेंस शीट में नहीं आता है। तो ये सब कंसर्न है इन्वेस्टर का, जो इसको ठीक करना पड़ेगा। राइट। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पाशा भाई आए तो बोला किसान को क्या चाहिए, सुमन जी इन्वेस्टर आए तो बोला इन्वेस्टर को क्या चाहिए। अब इंडस्ट्री बोले कि पहले तो इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब सबको कमा के देंगे तो हम क्या करेंगे, यहीं से रास्ता ढूंढना है। बिकॉज कमाई तो टेक्सटाइल में है, ये हिस्ट्री बताती है। अब आगे फिर उसी गोल्डन पास को और सुनहरा कैसे बनाना है, यही रास्ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एडलवीज के श्री सजल जी गुप्ता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पेन ये है कि इंडिया एक बहुत ही मैच्योर एक्सपोर्टर कंट्री बन सकता है, पर बन क्यों नहीं रहा है। वी आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट, बट आर वी मैच्योर इनफ? वाई डोंट वी अर्न आउट ऑफ अवर एक्सपोर्ट्स? बिकॉज बहुत सारे मिल वाले जैसे वर्तमान मिल के धुरिया जी है, वो मुझे कहते हैं कि भाई मनीष भाई जो रेट में इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं वो रेट में अगर मुझे कॉटन दे दे तो यहाँ से सीमा बाहर भेजने की उनको ज़रूरत ही ना पड़े। इस रेट में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है, क्यों संजय जी? तो ऐसा एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं? एक फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फॉरेक्स में हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को सुना, अरे यार डॉलर बढ़ गया मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, डॉलर घट गया मेरा नुकसान हो गया। तो डॉलर बढ़ना घटना जो हमारी फील्ड में नहीं है उसको हम कैसे किसी एक्सपर्ट से सुलझा सकते हैं इस गुत्थी को, ये सजल जी बताएंगे। सजल जी आई जस्ट टेक 1 मिनट। मैं हिंगन घाट से आए हुए गीमा टेक्स के विनीत जी, प्रकाश वाइट गोल्ड के ओम जी, और कोई आया हो पीवी टेक्सटाइल से तो उनको आगे बोलूँगा, प्लीज़ आगे आइए। वी हैव फाउंड हिंगन घाट टू बी द मोस्ट इनोवेटिव कॉटन टेक्सटाइल हब इन इंडिया, मोस्ट इनोवेटिव। एक ही गांव हिंगन घाट, कितने लोग हैं जिन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना है? कितने लोग हैं जिसने हिंगन घाट का नाम नहीं सुना था आज से पहले? सबने सुना है? तो मैं आपको एड्रेस पूछूंगा ज्योग्राफी में, कहाँ है हिंगन घाट? ऐसी जगह से आके, एक ही जगह से आके क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग। यहाँ के एपीएमसी के चेयरमैन आज आने वाले थे, श्री सुधीर जी कोठारी। द बिगेस्ट एपीएमसी इन महाराष्ट्र इज इन हिंगन घाट। और वो कितना बड़ा लिस्ट है फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। 1 रुपये में खाना दे रहे हैं, 1 रुपये में रहने के लिए दे रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग में बेनिफिट्स करके दे रहे हैं। अगर हर एपीएमसी में ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है इंडिया में। फार्मर क्यों खुशी खुशी एपीएमसी में आके सेल नहीं करेगा? फिर ये गीमा टेक्स है मेरे बाजू में, इंटीग्रेटेड में ऑलरेडी विनीत जी बोल चुके हैं। बायो प्रोडक्ट्स में क्या ये नया कर रहे हैं। उसी गांव में एक पीवी टेक्सटाइल है जो एक सिटी की कॉन्फ्रेंस में ही मुझे मिले थे। मेरे को बोला कि आपको अगर कॉटन सप्लाई मेरे साथ शुरू करना होगा पहले मेरी मिल में आना होगा। मैंने बोला सर मिल में आने से क्या मतलब है, आपको कॉटन चाहिए तो आप मेरे घर में आए। बोला नहीं, पहले मेरी मिल देखनी होगी। ही हैज रोबोटिक्स इन द मिल, और वो खुशी खुशी दिखाना चाहते थे मुझे, देखिए मैंने ये चेंजेस किया। तो हिंगन घाट में बैठ के ये सोच है कुछ वहाँ के पानी में, ऐसा मुझे लगा। तो इसीलिए फिर ओम जी हैं, प्रकाश वाइट गोल्ड, जो मैंने शुरुआत में शेयर किया था। वी गेव हिम द बेस्ट डिनर अवार्ड लास्ट ईयर, वो मर्सिडीज बेंज वाला, ही इज़ द वन, ओम जी दालिया।
तो ऐसा विजन लेके चलते, पूरे साल उन्होंने प्रीमियम जनरेट किया. वी रियली लाइक टू अप्रिशिएट यू विथ अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन. सजल जी आइए प्लीज़, एक सर्टिफिकेट आपके हाथ से ओम जी को. जी. Prakash White Gold, the most progressive ginner that we have found in recent times. Premium for every lot that he makes. कम भाव में बेचना ही नहीं है, बाहर को क्या चाहिए वो देता हूँ. थैंक यू ओम जी. एक और सर्टिफिकेट. संजय जी प्लीज आइए. विनीत जी आपके लिए. गीमाटेक्स विनीत जी मोता. थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू. दो और सर्टिफिकेट्स हमारे पास है. पीवी टेक्सटाइल वाले अरुण जी कल आने वाले थे, कोई फैमिली रीज़न की वजह से रुकते, और सुधीर जी कोठारी मैंने बताया अपनी फ़्लाइट मिस कर गए. सजल जी द माइक, द स्टेज इज़ योर्स. एडलवाइस के श्री सजल गुप्ता, फॉरेन एक्सचेंज से आप टेक्सटाइल्स में प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्रॉफिट्स बनाने से पहले ज़रूरी है कि नुकसान ना करें. तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई लोग हमेशा फॉरेक्स में ये समझते हैं कि इससे अपने को पैसा बनाना है. मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट होती है कि आपका नुकसान ना हो. आप इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं? ये नुकसान ना हो. तो फॉरेक्स को जब आप ये समझेंगे कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और पैसा बनाने के लिए तो फिर कॉटन करें ना करें, फिर फॉरेक्स भी कर लें तो बहुत है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि फॉरेक्स को जो भी लोग कॉटन से एसोसिएटेड हैं, अब यहाँ पे काफ़ी फार्मर्स भी हैं, किसान भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, सब कुछ इंपोर्टर्स हैं, कुछ एक्सपोर्टर्स हैं. अब किसान सोचेंगे जी हमें क्या फ़र्क पड़ता है. अभी डॉलर अगर 74 हो जाता है तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्टर है उसको भाव अच्छा मिलेगा, तो किसान को भी भाव अच्छा मिलेगा. तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डॉलर से सब लोग एसोसिएटेड हैं आज की डेट में, जो भी कॉटन इंडस्ट्री में है, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इंटरनेशनल पैरिटी क्या है प्राइसिंग की. मैं आपको अब लोग कहते हैं कि जी हम तो कॉटन के बिजनेस में, भाई साहब फॉरेक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम फॉरेक्स में दिमाग नहीं लगाना चाहते, जो रेट मिलेगा मिल जाएगा. अब मैं आपको एक ये 10 साल का चार्ट दिखाता हूँ डॉलर में. अगर आप कॉटन का काम कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं भी करते हैं तो भी आपके ऊपर डॉलर का इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कॉटन के प्राइस के ऊपर डॉलर का इम्पैक्ट 100% आता है. अब लोग कहेंगे घूम फिर के हमारा तो वहीं पे हो जाता है, मोटा मोटा ऊपर नीचे घूम के डॉलर वहीं पे आ जाता है. अगर आप इसको देखेंगे, ये 10 साल का चार्ट है. 5 महीने में 25%, 6 महीने में 23%, 1 साल में 15%. अभी लास्ट में वापस मोदी जी के समय में ही 63 से 2018 में अगर आप देखेंगे 63 से 74.5 चला गया था डॉलर, लगभग 8-10 महीने के अंदर अंदर. तो ये मैं लास्ट वाला जो पीरियड है वो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लोगों को ये लगता था कि भाई मोदी साहब जो हैं वो डॉलर को ऊपर जाने ही नहीं देंगे कभी भी. पर जब ये 8 महीने गया तो मोदी साहब ने इसके ऊपर एक भी भाषण नहीं दिया. तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ये चीज़ और भी लोगों ने रिपीट करी थी कि भाई गवर्नमेंट आपका एक हद तक ध्यान रख सकती है, बाकी ध्यान आपको रखना है. आप ये सोचेंगे नहीं जी मैं एक्सपोर्टर हूँ, गवर्नमेंट मेरा ध्यान रखेगी, डॉलर कंट्रोल में रखेगी, नहीं है. आप सोचेंगे इंपोर्टर हूँ, मेरा गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, नहीं है. फॉरेक्स मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप इसको सिंपल तरीके से करना चाहें. आप नॉर्मल खरीद बेच करते हैं, उसमें रुपए में लेते देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है. आप उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, एक बहुत सिंपल तरीका है, आप अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए बैंक से, आपका रेट हेज हो जाता है. पर दिक्कत क्या आती है कि इंपोर्टर सोचता है अरे अब मोदी साहब आएंगे तो 2-3 रुपये तो डॉलर नीचे आ जाएगा. एक्सपोर्टर सोचता है यार क्रूड बहुत बढ़ गया तो अब तो ये 2-3 डॉलर ऊपर जाने वाला है. तो हम लोग बहुत आशावादी हैं इन सब चीज़ों में. हर आदमी ये आशा करता है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, और जहाँ हम आशा करते हैं वहीं निराशा होती है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बिजनेस को आशा के ऊपर ना चलाइए. आप अपने बिजनेस में जहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. आपने किस रेट पे सौदा पकड़ा है. आपने अगर मान लीजिए आपने लोकल मार्केट से कॉटन लिया है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है. अब आप आज का रेट 70, आप ये सोच रहे हैं नहीं 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, उसके हिसाब से आपने प्रोक्योर कर लिया, डॉलर 68 हो गया तो आपको नुकसान होगा. तो आप अपनी कॉस्टिंग पकड़ के चलिए कि आपने किस रेट पे इंपोर्ट करना है, किस रेट पे एक्सपोर्ट करना है, उसके सामने आप डॉलर की हेजिंग करिए तो आपको फायदा रहेगा. इसमें एक छोटा सा एडवांटेज एक्सपोर्टर को ये है कि एक्सपोर्टर जो अपने डॉलर बुक करता है उसको एक्स्ट्रा रेट मिलता है डॉलर का. अगर आप आज 1 साल आगे का डॉलर बुक करते हैं तो आपको लगभग 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है.
तो एज एन एक्सपोर्टर अगर आप डॉलर हेज नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। कायदे से हर एक्सपोर्टर को अपना डॉलर हेज करना चाहिए, इंपोर्टर को भी करना चाहिए, पर एक्सपोर्टर होके अगर आप नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि आपको मोटा मोटा $1 पे 4-4.5% के आसपास का एक्स्ट्रा रेट मिलता है, विच टू माई अंडरस्टैंडिंग इज़ ए वेरी वेरी गुड इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ हेजिंग। हेजिंग में कॉस्ट लगता है, यहाँ पैसा मिल रहा है, उसके बाद भी लोग हेज नहीं करते हैं। अब इंपोर्टर के लिए भी हेजिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? रीज़न भी अगर आप हेज नहीं करेंगे और डॉलर ऊपर चला जाता है तो भी नुकसान है आपको। तो अपने बिजनेस में जो मेरे को समझ में आता है, हम लोगों ने देखा है कि कॉटन में बड़े बड़े प्लेयर्स 1-2 साल में साफ होते हुए देखे हैं हम लोगों ने। उसका कारण ये है, लोग बड़ी बड़ी बेट्स ले लेते हैं, हेजिंग नहीं करते हैं। और अगर डॉलर, माई अंडरस्टैंडिंग इसकी, जो कॉटन में ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके धंधे में 4 से लेकर 8-9% से ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। और आप अगर करेंसी का चार्ट देखेंगे तो 10 साल में ऐसे बहुत सारे 3-3, 4-4, 5-5 महीने के पीरियड्स हैं जहाँ पे करेंसी 10-10, 15-15% मूव करती है। अगर आप उस पीरियड में अनहेज्ड हैं और मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको नुकसान होता है। इसमें एक चीज़ और बता दो, आप कहेंगे नहीं इसमें फ़ायदा भी तो हो सकता है। अब उसमें दिक्कत ये है, जब मार्केट आपके ₹1 फेवर में आती है ना, तो आप उसको झट से लेके बंद कर देते हैं। जब वो नुकसान हो रहा है तो उम्मीद में, आशा में आप वेट करते रहते तो और नुकसान बड़ा होता जाता है। इसीलिए इन मूवमेंट्स में फ़ायदा कैप्चर करने वाले ना के बराबर लोग होते हैं और नुकसान करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब आपको फ़ायदा थोड़ा होगा ना, आप लपेट के घर ले जाएंगे। जब नुकसान होगा तो वेट करेंगे और वेट करेंगे और वेट करेंगे। तो वो जो वेट करने की प्रवृत्ति है या आशा की प्रवृत्ति है, उससे नुकसान होता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हिंदुस्तान में काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, उससे फ़र्क पड़ता है, तेल के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिससे डॉलर में फ़र्क पड़ता है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स, यूएस में करेंसी कैसी तेज है नहीं है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऑयल प्राइसेस से। अब मोदी साहब आ भी जाएं और क्रूड 80-85-90 हो गया तो डॉलर 74-75 हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंडिया ग्लोबल पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉलर को इम्पैक्ट करती हैं। तो एज ए नॉर्मल लेमैन हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। हम लोग सिर्फ 24 घंटे फॉरेक्स देखते हैं, पर हमें भी बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ हम लोग भी ये नहीं बता सकते कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है, बिकॉज डॉलर की मूवमेंट एक फैक्टर पे नहीं डिपेंड करती, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो फैक्टर्स कहाँ मूव करेंगे वो अपने आप में एक डायनामिक्स है। अगर मैं यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात करूँगा तो यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इंडिया में भी डॉलर का भाव जो है वो बढ़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जनरल इलेक्शंस, हम लोगों ने देखा कि भाई जनरली जब भी इंडिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के चुनाव जब भी आते हैं, तो उससे 1 साल पहले रुपया जो है वो करीबन 10 से 12% डेप्रिशिएट होता है। और ये इस बार हम 2018 में बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं। ये हमने लगभग अपने सभी क्लाइंट्स को एंटिसिपेट करके बताया था कि भाई अगर मई 2019 में इलेक्शन आ रहे हैं तो पिछले 1 साल 12 महीने अगर आप देखेंगे तो फरवरी मार्च 2018 से लेके अक्टूबर तक हमने देखा कि करेंसी किस तरीके से करीबन 15% के आसपास डेप्रिशिएट किया है करेंसी ने। सो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो समय समय पे डॉलर के अंदर इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब जो ट्रेडिशनल हेजिंग है, लोग पहले कहते थे कि भाई नहीं भाई साहब हेजिंग तो सट्टा है। मैं कहता हूँ देखिए सट्टा उसके लिए जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, पर अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो आपके लिए हेजिंग और आपके लिए ज़रूरी है करना इसको। अब बैंकों में आप प्लेन फॉरवर्ड बुक कर सकते हैं। फॉरवर्ड के अंदर क्या है कि आपका रेट एक रेट पे ब्लॉक हो जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आज आप एक्सपोर्टर हैं, आज डॉलर का भाव 70 रुपये है। अब आप डॉलर का भाव फिक्स करते हैं जी 70 पे मेरे को डॉलर मिलने वाला है। अब 71 हो गया तो आपको लगेगा भाई तो नुकसान हो जाएगा। वो भी बताता हूँ कि नुकसान नहीं है या फ़ायदा है। पर अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, 25 पैसा खर्च करिए और आपको 70 या उससे ऊपर डॉलर होगा तो आपको 70 से ऊपर मिलेगा और नीचे होगा तो 70 ही मिलेगा। अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा है। तो इस तरीके के काफ़ी ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं जहाँ पे आप रेंज में हेजिंग कर सकते हैं कि भाई 70 और 72 की रेंज में आपने हेजिंग कर ली। 70 के नीचे जाएगा तो मेरे को 70 ही मिलेगा, 70 से बढ़ गया 71.5 हो गया, 72 हो गया तो आपको 72 तक भी मिल सकता है। तो आप ये रेंज हेजिंग और अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आपको हेजिंग मिल सकती है। तो आजकल हेजिंग में भी बहुत सारे, जैसे आप सीड्स में है कि अलग अलग वैरायटी है, तो हेजिंग में भी आज फॉरवर्ड के अलावा 3-4 वैरायटीज़ और हैं जो जनरली नेशनलाइज बैंक्स के अंदर
उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है या उतनी स्किल सेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पे भी मिलेगा बट वहाँ पे कंपैरेटिवली इस पे गाइडेंस नहीं मिलता है जनरली, जो हम लोगों ने देखा है। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं कि भाई इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल एक इसका दे रहा हूँ, जैसे भाई आज अगर आप 70 पे हेजिंग करते हैं तो आप 70 पे लॉक हो जाते हैं। अब मैं इसकी जगह कहता हूँ कि एक आप रेंज कर लीजिए, आप 70 से 71 या 70 से 72 तक की हेजिंग ले लीजिए। 70 से नीचे कहीं पे भी जाएगा आपको 70 मिलेगा, और 70-71 के बीच में रहता है तो जो रेट आपको मिलेगा, 71 से ऊपर जाता है तो 71 मिलेगा। तो आपको मोटा मोटा ये है कि करंट रेट से 1 रुपये ऊपर मिलने तक की गुंजाइश है। इसी तरीके से इंपोर्ट्स में भी रेंज बना सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ जो काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई काफ़ी लोग मेरे को कहते हैं साहब हमें तो हेजिंग में हमेशा नुकसान होता है। अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हेजिंग में कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। 1% चांस नहीं है कि आपको हेजिंग में नुकसान हो। उसका एक सिंपल रीज़न है, हेजिंग में आप एक रेट लॉक कर रहे हैं जो आपका कॉस्टिंग का रेट है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आज सपोज आपने एक मकान खरीदा जिसकी कीमत सपोज 1 करोड़ रुपए है। अब ये मकान 6 महीने के बाद या 3 साल के बाद उसका भाव हो गया 1.5 करोड़ रुपया। आपने मकान 1.5 करोड़ में बेच दिया, इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 50 लाख। अब आपके पड़ोसी ने ये मकान 1 करोड़ 65 लाख में बेचा, तो आपको कितना नुकसान हुआ? 15 लाख। देखो कुछ लोगों ने बोला इसमें मेरे को 15 लाख का नुकसान हुआ। अरे भाई जब पड़ोसी ने मकान 1.65 में बेचा तो आपको नुकसान कैसे हो गया? आपका तो 1.5 में बिक गया था। तो एक होता है एक्चुअल लॉस, एक होता है अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस है जो मेरे पड़ोसी को गेन हुआ और मेरे को नहीं हुआ, पर वो आपका नुकसान नहीं है। आपका फायदा 50 लाख का था, वो आपको हो गया। अब आप ये देखेंगे कि उसके बाद किसने और ऊपर बेचा तो उसका कोई इलाज नहीं। उसी तरीके से अब एक्सपोर्टर आज मान लीजिए 70 पे हेज कर दिया, तो भाई मेरा तो 70 का माल था, 70 पे हेज हो गया, कोई नुकसान नहीं है। पर मेरे को दिक्कत कब होती है? अगर मार्केट 71 हो गई और मेरे बाजू वाला 71 में बेचता है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार ये उसका 71 में बिका, मेरा तो 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये एक्चुअल लॉस और अपॉर्चुनिटी लॉस का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 70 की कॉस्टिंग थी और आपका डॉलर 68 में बिका, तो आपका 2 रुपये का एक्चुअल लॉस है, इससे बचिए। वो 71 में बिकेगा, 72 में बिकेगा, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए ये पता होना जरूरी है कि हाईएस्ट रेट क्या होने वाला है, वो किसी को नहीं पता। हाईएस्ट रेट पे तो भगवान नीचे उतर के स्टेज पे बोले ना कि भाई साहब ये 72 है, सब घर जाके डॉलर भेज देना, कोई नहीं मानेगा। उससे पूछेंगे भाई साहब आपका आधार कार्ड दिखाओ कि आप भगवान हो या नहीं हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई काफ़ी लोग डिपेंड करते हैं, नहीं जी हमने ये बोला कि डॉलर 65 हो जाएगा, डॉलर 75 हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बिजनेस तो देखिए आपका है, आपको अपनी हेजिंग और अपना नुकसान फ़ायदा आपके हाथ में है। आपको जो रेट सूट करता है, जहाँ पे आपका रिस्क कंट्रोल होता है, वहाँ पे आप हेजिंग करिए। ये रेगुलर काम है, हमें इसमें सट्टा नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अंदाजे से करेंगे, रेंज हेजिंग कर ली, वो लॉजिकल है। बट आप ये सोचें नहीं भाई साहब 73 होगा तो अपने को 73 मिलना चाहिए, अब 68 हो गया तो कौन लेगा? वो भी आप ही को ही मिलेगा। तो दूसरी एक चीज़ ब्रॉडली ये है कि देखिए डॉलर जो है एक, अगर आप पिछले 10 साल का चार्ट आप लोगों ने देखा होगा तो डॉलर धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है और ये आगे आने वाले टाइम में भी ऊपर ही जाएगा। उसका कारण सिंपल है कि हिंदुस्तान का ब्याज यूएस से ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी उतनी डेप्रिशिएट करेगी कि वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी के हिसाब से दोनों करेंसी का भाव बराबर बैठेगा। फ्लक्चुएशंस होंगी पर लॉन्ग रन में धीरे धीरे डॉलर ऊपर जाने वाला है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं किसी भी तरीके से। हमने 74.5 से डॉलर को 68-69 आते हुए देखा है। अभी भी काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं जी 65 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, मोदी जी आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहता हूँ कि अगर डॉलर 72, 73, 74 होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। अगर डॉलर 68 है या 65 है तो हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ने लग जाएगा। जो किसान यहाँ पे कॉटन उगा रहा है उसको भाव सही नहीं मिलेगा, बिकॉज बाहर का कॉटन सस्ता पड़ेगा हमारे देश में। तो कायदे से इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए अगर डॉलर बढ़ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। क्योंकि अगर 72 का डॉलर होगा या 74 का डॉलर होगा तो बाहर के इंपोर्ट महंगे पड़ेंगे और हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। बिकॉज अल्टीमेटली अगर डॉलर बहुत ही सस्ता हो जाता है तो आपको सब कुछ आप इंपोर्टेड ही ले लीजिए ना, फिर आपको कॉटन की जरूरत भी नहीं है, जिनर की जरूरत नहीं है, स्पिनर की जरूरत नहीं है, गारमेंट की जरूरत नहीं, पूरा रेडीमेड गारमेंट इंडिया में आ जाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग तभी होगी जब बाहर का इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई डॉलर, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में ग्लोबल हर कंट्री ये चाहती है कि हमारी करेंसी का भाव जो है वीक हो जाए। यूएस उन पे सैंक्शंस लगाता है जिसकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो आप ये समझ के चलिए कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वीक करेंसी या महंगा डॉलर हमारे लिए अच्छा है इंडस्ट्री के लिए।
गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सस्ता है महंगा है, एक्सपोर्टर अपना संभालेगा, इंपोर्टर अपना संभालेगा। दोनों ने वोट देना है नहीं देना है वो एक अलग बात है, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से। काफ़ी लोग कहते नहीं जी एक्सपोर्टर के बारे में नहीं सोचते गवर्नमेंट, इंपोर्टर के बारे में नहीं समझते, उनको तो दोनों के बारे में समझना है। एक्सपोर्टर को देखेंगे तो इंपोर्टर नाराज़ हो जाएगा, इंपोर्टर को देखेंगे तो एक्सपोर्टर नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए वो दोनों में से किसी को नहीं देखते। अब दूसरी एक चीज़ है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम लोग फल सब्जी सब लोग खरीदते हैं, कभी अंदाजे से खरीदते हैं या 2 किलो आलू दे दे या 2 किलो सेब दे दे, हमेशा देख के देखते हैं कि भाई बराबर दे रहा है नहीं दे रहा है। और डॉलर के मामले में हम इंटरनेट से देखते हैं भैया क्या प्राइसिंग है, अंदाजे से ले लेते हैं, बैंक बोलता है भैया बेस्ट रेट मिल रहा है आपको, आप ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं। तो मेरा एक उसमें एक सिंपल सबमिशन ये है कि आपके पास अपना तराजू होना चाहिए जो आपका अपना हो। जब तक आप अपना लाइव स्क्रीन अगर आपके पास नहीं है और आप बैंक से प्राइसेस ले रहे हैं, आपको हमेशा प्राइसेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलेगा, वो नॉर्मल सब जगह एप्लीकेबल है। आपको अपनी सतर्कता अपने पास रखनी पड़ेगी, क्या प्राइस चल रहा है, एक्चुअल रेट क्या है, कैश पॉट क्या है, प्रीमियम क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे बिजनेस में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आता है। आप 2-2 लाख 5-5 लाख डॉलर बदलते हैं, उसमें अगर 10 पैसे का भी ऊपर नीचे होता है तो 50,000 रुपये का नुकसान होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे आप इस तरीके से आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भी ब्रॉडली अगर ट्रेंड हमें क्या समझ में आ रहा है, हम लोग ये नहीं कहते कि हमें 100% पता है कि भाई डॉलर कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, बट 60-70% 75% हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि डॉलर हमें कहाँ लग रहा है। और हम उसमें भी इस तरीके से स्ट्रैटेजी देते हैं कि अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं भी जाता और गलत है 50 पैसे 1 रुपये, तो हमारे क्लाइंट को नुकसान नहीं होता है वहाँ पे। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज हम लोग अपने क्लाइंट्स को बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा ये है कि आपके बजट में रेट क्या है, तो वो रेट पकड़ के रखना दिमाग में जरूरी है, बिकॉज अगर उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो नुकसान आपका बढ़ रहा होता है। इस पर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया आज की डेट में कि भाई एज वन एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हमारे पास कितने ऑर्डर्स ओपन हैं, किस रेट के ऑर्डर्स हैं, वो सारा मैनेजमेंट हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने बनाए हैं। मे बी इन योर किसी को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे है। इसमें लाइव रेट्स, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगले महीने में कौन सा ड्यू है, 2 महीने में कौन सा ड्यू है, मार्केट से उसमें कितना प्लस माइनस हो गया है, उसकी पूरी कॉस्टिंग, पूरा डिफरेंशियल आप इसके अंदर देख सकते हैं। दिस इज दैट सॉफ्टवेयर। प्राइमरली इसमें मार्केट, लाइव रेट्स, प्रीमियम, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती हैं। कितना एक्सपोजर आने वाला है, कितना हेज्ड है, कितना अनहेज्ड है। सो दिस इज एन सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड इन हाउस बाय आवर कंपनी। आज की डेट में इस तरीके का सॉफ्टवेयर मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करता है। सो हम लोग क्या काम करते हैं एज ए एडलवाइज, हम लोग क्लाइंट्स को आपका जो फॉरेक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला सारा काम है वो हम सारा कंट्रोल करते हैं उसके अंदर। देखिए बैंक आपका सिर्फ लेन देन करेगा, किस लेवल पे लेन देन करना है, कब हेजिंग करनी है, रेट अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पीसीएफसी अच्छा है या पीसीआईएनआर अच्छा है, सबवेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, बायस क्रेडिट अच्छा है या रूपी क्रेडिट अच्छा है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें, हमारा मानना ये है कि जो लोग हमसे इसमें काम करते हैं उनका नेट प्रॉफिट हम 10 से 20% तक नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और सारी चीज़ें मेजरेबल है, हर चीज़ की एमआईएस और हर चीज़ का डिटेल आपको मिलता है। काफ़ी क्लाइंट्स आप में से हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं। करीबन इंडिया में आज की डेट में 500 से ऊपर क्लाइंट एडलवाइस के साथ एसोसिएटेड हैं। 40 लोगों की टीम है हम लोगों की जो प्राइमरली फॉरेक्स में कंपनीज को एडवाइस करती है। सो दिस इज इन नटशेल फ्रॉम आवर एंड। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर नाउ, और मे बी अगर आपका कोई क्वेरी है करेंसी रिलेटेड या आपको कोई तकलीफ है, वी कैन आंसर इट नाउ और मे बी आफ्टर सम टाइम, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? सजल जी, क्वेश्चन विल टेक एट लंच। थैंक यू। वी हैड प्लान टू क्लोज एट 2, हम लोग उसके बहुत नज़दीक है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ लोगों को जो इस प्रोग्राम को ड्राइव भी कर रहे हैं और इस मिशन को आगे भी ले जा रहे हैं, प्लीज़ आगे आइए। श्री सुरेश भाई कोटक, प्लीज। श्री अतुल भाई, श्री संजय जी जैन, श्री अरविंद जी सिन्हा। कॉटन एनुअल, ये एक एवरी ईयर का हमारा मैगजीन है कॉटन गुरु का, तो इसका विमोचन इनके शुभ हस्तों से करेंगे। ये सब ऐसी हस्तियां हैं आज टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री के लिए जिनके लिए
कहना पड़ेगा, तारीफ़ करूँ इनकी वो अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ़ करूँ इनकी वो अल्फाज नहीं मिलते। आप वो फूल हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो बार बार नहीं खिलते। तो थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग अवर मिशन एंड वी विल इनॉग्रेट magazine. Please distribute to everybody who is present here. इसमें वो वाइट पेपर है जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, वाइट पेपर 1, इस साल का वाइट पेपर 2 अभी रेडी है करीबन। तो वो वाइट पेपर भी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे आईएमसी को। और चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी इज हियर? ओके, तो राइट। और एक और बात आई थी कि कॉटन कॉन्क्लेव होने के बाद 1 साल तक बहुत सारे फीडबैक आते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए सिर्फ कॉटन गुरु अभी उसको फिल्टर कर रहा था, लेकिन इतने सारे महानुभाव इस थॉट प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। तो सुरेश भाई का ये थॉट था कि हम एक कॉटन फोरम प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इस मिशन को साल भर आगे ले जाने में मदद रूप होगा। आपके कुछ भी थॉट्स है, व्यूज़ है, अचीवमेंट्स है, आइडियाज़ है, आप जो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो आप शेयर करिए। हम नेक्स्ट ईयर कॉन्क्लेव में उसको आगे लेके आएंगे आपके साथ में। तो इस कॉटन फोरम के मेंबर्स में श्री सुरेश भाई कोटक, श्री अतुल भाई गणत्रा, श्री संजय भाई जैन, श्री अरविंद जी सिन्हा, आप सबको इन्वाइट करता हूँ। और श्री जी चंद्रशेखर ऑफ IMC who will be here. Anita Naik ji is there on his behalf. He is most invited to be part of the cotton forum along with all of us. और वाइट पेपर अगर रेडी है तो आप IMC को सबमिट कर सकते हैं। इस वाइट पेपर की कॉपी आप सबको मेल में आ जाएगी। इन महानुभावों को दिखा के उसको और थोड़ा फिल्टर करके द मेन पॉइंट्स हैव बीन नोटेड, बट इट इज़ अवर एंडेवर के कोई भी कॉटन कॉन्क्लेव होता है तो हम वाइट पेपर वहीं ड्राफ्ट करेंगे, वहीं प्रिंट करेंगे और उसी प्लेटफॉर्म पे कॉन्क्लेव ख़त्म होने से पहले हम हैंड ओवर कर देंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किसानों के लिए ये है, आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। मिस्टर वी नवीन कुमार, आर यू हियर? या प्लीज कम, ही इज कम फ्रॉम हैदराबाद। और इन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है दोस्तों जो 1.25 लाख किसान ऑलरेडी तेलंगाना आंध्र में यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐप है किसानों के लिए। और आज के जो किसान हैं उनको ये ऐप हम यहाँ से डाउनलोड करा के उस ऐप के बारे में समझा के यहाँ से भेजेंगे ताकि आप उसका बेनिफिट साल भर ले सको। उसमें आपके फीडबैक्स हम लेंगे, उसमें इसके इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो किसानों के लिए प्रेजेंटेशन होगा थोड़ी देर बाद। नवीन जी, यू आर हाईली अप्रिशिएटेड टू कम ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। इनकी स्टोरी भी सुनने जैसी है। इनके गांव में एक सुसाइड हुआ एंड ही वाज शेकन अप कि नहीं ये ऐसे कैसे हुआ, और उन्होंने ऐसे ऐप पे वर्किंग किया, कुछ चंद रुपयों के लिए उस फार्मर ने सुसाइड किया था। तो इनका प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर में होगा, प्लीज़ बी देयर। उसके सिवा सीमा CDRA के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर आए हैं कॉटन प्लकिंग पे, वो एक डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के लिए देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 20% ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट फॉर कॉटन फार्मर इज कॉटन पिकिंग। आप सोच सकते हैं, सीड नहीं, दवाई नहीं, बट पिकिंग 20% कॉस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेशियो है ये। तो उस पिकिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सीमा CDRA ने बहुत काम किया है। आज हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा है किसानों के लिए। सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का मशीन। तो कॉरपोरेट से भी विनंती है, आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं किसानों के लिए। एक गांव को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक ग्लूथ, एक क्लस्टर के लिए आप ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो कई सारे लाखों किसानों को इनका फ़ायदा होगा। तो किसानों के लिए अभी लंच टाइम में 2 मेन आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। तो जब दूसरे लंच के लिए जाएंगे आपको प्लीज़ रुकना है और ये डेमोन्स्ट्रेशन दे के फिर आपको लंच के लिए जाना है। अभी रिक्वेस्ट है आप IMC को, तो प्लीज़ मेंबर्स, वी विल सबमिट द कॉपी ऑफ द वाइट पेपर टू द IMC।
थैंक यू। और इतना मैं अनाउंस कर सकता हूँ, बिना कपास नहीं विकास। आवर सूत्र लास्ट टाइम था सच्च कॉटन, सक्षम कॉटन, बिना कपास नहीं विकास। नाउ Thank you, sir. Want me to say? yes, now it is being submitted to you. Oh my God, thank you very much. It's such a great honor to receive this white paper from stalwarts. Now task force. We need to form a task force. I think ये जो क्षेत्र है कॉटन कपास एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई थिंक वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस. ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि आगे जा कर के इसका डिमांड बढ़ने वाला है. वैल्यू एडिशन के काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है. जैसे हमने देखा टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, वैल्यू एडिशन में अपॉर्चुनिटीज़ है. ऑन हाई प्रो कॉटन मील इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रोडक्ट which will compete with high pro soy meal. So I think edible oil, cottonseed oil is Kapasia tel becoming increasingly popular. Therefore, I think it has immense possibilities. And therefore, I think all of us have to apply ourselves. हम सबको इसमें शामिल होके we need to have a very strong movement. And we need to work with policy makers. As I said in my presentation, हमें इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट चाहिए और रिसर्च सपोर्ट चाहिए. बट वी आर नॉट पुटिंग, वी आर नॉट, दिस सेक्टर इज नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट फ्रॉम द पॉलिसी मेकर्स. एंड देयरफॉर इसके लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लॉबी. क्रिएट अ लॉबी, क्रिएट अ फोरम. मे बी समबडी लाइक मनीष, young and enthusiastic, can take the lead. And of course we have gurus like Suresh Bhai, and of course our Atul Bhai, chairman of the president of the association. I'm sure all of us can resolve to work together to tap the potential that this sector gives us. Thank you very much. Thank you. We will end with the national anthem. Before that, I will take this opportunity to thank everybody who's here, all of you. Thank IMC for being the venue partner and the mission partner. Thank Citi for being the mission partner. Thank Edelweiss for being the forex partner. Thank FSII, the Federation of Seed Industry of India, to be the farmer partner. किसान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आए. आपके लिए तो और हमारे पास कार्यक्रम है, तो आपको और आगे आना है. एवरीबडी ऑफ यू, थॉट लीडर, ऑल ऑफ यू, आपके हर टैग पे थॉट लीडर लिखा है, क्योंकि आप हैं. यू आर ऑल हियर बाय इन्विटेशन, यू आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ योर पोटेंशियल. तो आपका पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल अगर हम कंबाइन करते हैं, सुरेश जी बोलते हैं हॉर्स पावर, हॉर्स सभी हॉर्स के पावर को मिलाने से होता है. तो लेट अस कंबाइन दिस इनटू हॉर्स पावर एंड प्रोपेल दिस. लाइक अरविंद जी सिन्हा हैज सजेस्टेड, वी विल ट्राई एंड फॉर्म आउट अ चार्ट. नेक्स्ट ईयर तक हम नेक्स्ट कॉन्क्लेव के पहले हम क्या करने वाले हैं, ये हम सब आपको मेल करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एजेंडा नेक्स्ट कॉन्क्लेव में क्या होगा और हम ये अचीव करके आगे बढ़ेंगे. राइट? तो वी स्टार्ट द नेशनल एंथम. जी जी जरूर. Yes, if you want to have a dialogue, see, मीडिया है, कॉरपोरेट्स है, स्पिनिंग मिल है, जिनर हैं, इन सबको किसानों के पास जाने के लिए समय कहाँ है? किसान आपके पास चल के आए हैं. यस, लंच टाइम पे ये अपना डेफिनेटली करेंगे. एंड वी आर जस्ट लेट बाय 7 minutes. आई एम सो सॉरी. हम टाइम पे रहने के आदी हैं, और नेक्स्ट टाइम भी हम कोशिश करेंगे कि 1 minute भी आपके ज़्यादा ना लें.
मैं पूरे कॉटन फ्रेटर्निटी और इंडस्ट्री के तरफ से मनीष भाई को धन्यवाद कहना चाहूँगा टू गेट अस ऑल टुगेदर. आई एम पुटिंग इन सो मच सेल्फलेस एफर्ट. थैंक यू मनीष भाई. थैंक यू. I'm T.K. Sengupta. I'm National President, Textile Association of India, Mumbai. Under me, there are 26 units all over India. Textile Association is one of the largest textile bodies in India. Now, regarding this today's conclave on the Cotton Annual, which is organized by the Manish Dagaji, it's a very excellent idea and it's a very, very innovative. And we have gathered many information even from the farmers who are present there, which is a very unique idea to involve right from the farmers to the apparel and garments. And we hope with this today's half-a-day conference, we gather a lot of informations and we have got a very good understanding, and it's a very, very innovative idea of Mr. Manish Dagaji. And I thank Manish Daga for all the arrangements and it's a very successful events made today. Thank you very much. Acha. I'm Shyam Makaria. I'm a cotton merchant. Name of my firm is Shaikem Exim LLP. I am also on the board of Cotton Association of India. I am also honorary treasurer of Cotton Association of India. I am associated with the cotton for last more than 5 decades. This type of conference is really heartening. It's a good. I am really appreciate that he gave awards to the progressive farmers who is getting 50 quintals per hectare. It's such a thing which should be told to all the farmers. It's like a white gold where farmers can make money. And with this type of cotton conclave which is organized by Manish Dagaji, it's admirable. He is taking so much of care of farmers. He's fitting in our economy. Our country can become Sone ki chidiya with this type of education to farmers. So I wish him all the best and all my support from my association and personally from myself. And Manish Dagaji, a good friend of mine, he also the board with me on Cotton Association of India. So I wish him all the best. Thank you. Yeah, this is Vineet Mohta, representing Gimatex Industries Private Limited from Hinganghat. ये Cotton Conclave 2019 was a very concise event and very timely event. It started right on time and ended dot on time. And it was a very helpful event for the various stakeholders of the textile industry, specifically for the farmers. There were good representation from all sections of the industry. And I feel there are a lot of takeaways for the farmers. They get to hear the different perspective of the stakeholders of the textile fraternity. So I think this should help them to focus more on the things which are useful for the industry. And this will help them to increase their incomes over time. And I thank Cotton Guru Manish Dagaji for holding such a wonderful event. Thank you. I must say that this has been a wonderful experience. This was a great platform to have all the stakeholders in cotton come together and deliberate about what needs to be done to make sure that the Indian cotton sector once again reaches the pinnacle, both in terms of production, productivity, and more importantly, the profitability for the entire stakeholders. It's very important for Indian cotton sector to revive. We need to modernize. We need to bring in new inputs, new technologies, new way of farming, which will help the farmers. Almost 10% of our farming community is dependent on cotton in India, and therefore it's very important for us to make sure that this crop continues to be a harbinger of prosperity to the rural sector in India. Look forward to hearing more on this, taking forward the discussions that we have had and action plans discussed and decided. Thank you. My name is Chandrasekhar. I'm an economist, senior editor, and policy commentator. I want to compliment Manish Daga and Cotton Guru for organizing this Cotton Conclave 2019, second in the series. We had one last year.
This year also has been highly successful. A lot of take-home messages from this seminar. There are challenges ahead for the cotton sector as far as our country is concerned, India is concerned. So we need to focus on production, especially in terms of enhancement of productivity. But going beyond that, I see very clear opportunities emerging for value addition and for extracting value out of various byproducts of cotton. Particularly high pro cotton meal has extraordinary opportunity in this country given the growing livestock sector. What is also important are technical textiles. Technical textiles offer a very niche area. They are high investment area. It calls for huge amount of research dollars to be spent on research and development. But once the product is perfected, I think the return on investment could be very, very high. So the cotton sector, in my view, has a great potential to service just not only the textile needs of this country, but go beyond meeting the textile needs of the country, also meet the nutritional needs of Indians, and from a technical textiles perspective, meet several other market requirements. For this, the textile industry or the cotton sector as a whole has to become globally competitive. At the moment, I suspect our global competitiveness is very fragile or weak. I would define global competitiveness as our ability to produce globally acceptable quality at globally comparable cost. Therefore, the question we need to ask, are we able to produce globally acceptable quality, and are we able to produce that quality at a globally comparable cost? I'm afraid that the answer cannot be an emphatic yes. We need to travel some more distance to achieve that global competitiveness, and therefore I have believed, and I firmly believe, and I want to use this platform to say that cotton sector needs policy support, cotton sector needs investment support, and cotton sector needs research support. With these three supports, cotton is in a position to generate employment, to generate incomes, and certainly contribute to the GDP of this country. God bless. Hi, I'm Naveen, a founder of Napanta. So we have developed a digital agriculture platform for the farmers. In last 18 months, around 135,000 farmers are using our digital application across AP and Telangana. Today, I'm happy to be here at Cotton Conclave. This is a great initiative taken by Manish. Right from CCI to the end farmers here, the connection between the different stakeholders coming together at one particular place and discussing about the common problems is a really appreciable effort. And this kind of effort has to be happen for each and every produce across India. This always helps for the farmers as well as the industry owners. Thanks a lot. Congratulations for this fantastic Cotton Conclave established by Cotton Guru or Manish ji, who I have known for many years, very passionate about cotton, and has selflessly created this forum to ensure that all stakeholders come together to deliberate, discuss, understand and learn from each other. And this is the second edition, and I'm sure there'll be more and more results coming out, and it's a process. It's not a one-time thing. This evolution, this process has to continue, and all the best to all the stakeholders. Thank you. I am P.D. Patodia, the chairman of Committee on Cotton of CDRA, and we look after the development of yield and quality of cotton by our institution. We are working at Rajasthan, at Maharashtra, as well as in Madhya Pradesh now. With our experience, we have found that our farmers need lot of advice and technological know-how about the growing of the cotton and nursing them. And we have found, especially in Rajasthan, we have been able to get the highest productivity, and wherever we have worked in Maharashtra, we have been able to increase by 200 to 300 kilo per hectare. And therefore,
I think we had, as we had earlier, the technology mission up to 2012, that is very much dire in need. And if you have any, again the technology mission for in our country for the development of cotton, we can do wonders and we can reach the crop to the extent of more than 5 crore bales from the present, say about 350 lakh bales. Thank you. Sorry, sir. Friends, friends, today it was very, very good cotton conclave we have attended, and it was a very wonderful and very good experience here. Lot of discussions with the farmers and with all sectors of the cotton, connected with the cotton, we have been discussed, and I am sure, and I must congratulate to the to Cotton Guru who has held this, and IMC also. Thank you. Myself, Lalit Chandak. I am the president of South Gujarat Yarn Dealer Association and a textile trader also. मनीष डागा जी के इनविटेशन पे मैं कॉटन गुरु कॉन्क्लेव में आया. मेरे को ये प्रोग्राम बहुत इंस्पिरेशनल प्रोग्राम लगा. इट टच माय हार्ट, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात की गई और इमीडिएट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी काफ़ी फार्मर्स के और टोटल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सब सॉल्यूशन पे वर्कआउट हुआ. तुरंत एक फोरम भी बन गया है सारे एक्सपर्ट्स का, जिसमें सुरेश कोटक जी भी है, अरविंद सिन्हा जी भी हैं और सारे प्रेसिडेंट्स हैं CCI के और सब कॉटन एसोसिएशन के. और अभी इन लोग CSR से भी इतना बड़ा फंडिंग उठा रहे हैं सभी पब्लिक सेक्टर कंपनी से, और फार्मर्स तक ये पैसा पहुंचा रहे हैं. और सब लोग टोटल फोकस्ड है कि कैसे हम फार्मर की अर्निंग को डबल करें. तो ये बहुत हार्ट टचिंग है. और कैसे ये इंडिया को ये जिसको हम बोलते हैं कि एक पावर नंबर 1 पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं विश्व में, और वो भी रूट लेवल से ये लोग प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर रहे हैं. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं गॉड ब्लेस करे इस कॉटन गुरु के प्रोग्राम को. मनीष जी तो एक फरिश्ता बन के आए हैं इस कॉटन इंडस्ट्री के लिए. उनको बहुत बहुत बधाई और हर एक कार्य में भगवान उनको सक्सेस दे, ये मेरी शुभकामनाएं. कॉटन गुरु जे आमच्या भागात आलं आणि कापसाविषयी जी माहिती देत गेलं, अमृत पॅटर्नला सोबत घेऊन, अमृत पॅटर्न जे आहे, अमृत पॅटर्ननी आतापर्यंत आमच्या भागात वर्धा जिल्ह्यात जवळपास 15 ते 20 कार्यक्रम घेऊन प्रत्येक शेतकऱ्याच्या याच्यात कापसाबद्दल प्रोत्साहन कसं वाढेल याचा जो प्रयत्न केला, ते प्रोत्साहन घेऊन आम्ही जेव्हा शेती करायला लागलो तेव्हा पहिले आम्ही 5 ते 6 क्विंटल ते 10 क्विंटलपर्यंत ॲव्हरेज घेत होतो. त्यानंतर अमृत पॅटर्ननुसार अमृतराव देशमुख महागाव आंबोडा तालुक्यातले जे शेतकरी प्रगतिशील शेतकरी आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही 25 ते 30 क्विंटलपर्यंत ॲव्हरेज घेऊन राहिलो. ते एकरी 50 क्विंटलपर्यंत ॲव्हरेज घेत आहे आणि ते त्यांच्यासोबत जुळून शेतकऱ्यांना जुळून देण्यात अमृत पॅटर्न सोबत जुळून देण्यात कॉटन गुरुचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. त्याबद्दल मी कॉटन गुरुचे आभार मानतो. आणि जे आज इथे बोलावून कॉन्फरन्स घेतली, कॉन्फरन्समध्ये जिनर्स, व्यापारी, सगळे जे लोक होते, कॉटनवर काय काय करू शकतो, कॉटनचं उत्पादन वाढवण्यात कॉटनच्या याच्याबद्दल, त्याच्यावर चांगली एक मोलाची आज हा जो कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. Hi, my name is Yuvraj Saswade. I am Mission Manager VSTF. Today we attended the stakeholder discussion conducted by Cotton Guru. It was so vibrant. We were able to understand what each stakeholder wanted to explain, what were the problems and challenges. Plus, I felt it's a good interactive sort of a discussion where all stakeholders were able to productively give their views, and especially the ideas of farmers being linked and cotton being such a influential sort of a commodity in Maharashtra.
I wish them all the best, and I've spoken to Mr. Manish, and he's been able to give us a a way forward in terms of working, and especially from the government's end, how we could involve him in the future projects, so in the agriculture sector. Thank you. I am Mr. Anil Kumar from Karnataka, Anil Kumar and Company. So I must thank Manish Bhai for conducting this event. So one thing I want to tell you, regarding this present position of cotton industry, instead of increasing the MSP price, if we support the farmer by increasing his yield, by giving this quality of seeds, so that once the inventory is yield is increased, automatically his input cost will be less. So he can afford to pay at any price to the industry, though automatically industry costing will also be less, so that we can compete in international market. And apart from this, I want to suggest CCI should take the parent position of this both farming, ginning and textile industry. So if they act perfectly, so everything will be okay. Another thing, now for all the agricultural commodity there is a cotton board in central government. So all other agricultural commodity there is a board, but cotton board is not there. If the cotton board is constituted, taking this textile ministry, finance ministry and agricultural ministry, so all concrete steps will be initiated in the interest of the entire whole trade and industry. Thank you. नमस्कार, मी लक्ष्मण राठोड, यवतमाळ. मी एक फार्मर आहे. मला हा कार्यक्रम खूप आवडला. शेतीविषयी भरपूर माहिती मिळाली आणि आणखीन चांगला आवडला असता की शेतीविषयी थोडीशी माहिती मिळाली असती तर शेती कशी करायची, कपाशी कशी पिकवायची, डिटेल्समध्ये थोडीशी माहिती दिली असती तर मला खूप कार्यक्रम आवडला असता हा. तरी ठीक आहे, समाधानकारक आहे. मी एवढ्या लांबून आलो आहे, माझं समाधान झालेलं आहे आणि बाकी जे मला माहिती पाहिजे ते माहिती मी अमृत सरांकडून किंवा कॉटन गुरु अंकुश राठोडकडून घेऊन घेईल. धन्यवाद. मैं अवधेश कुमार शर्मा द टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हूँ. मैं इंदौर से यहाँ आया था कॉटन गुरु की कॉन्क्लेव अटेंड करने. बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ ये कॉन्क्लेव करी गई. बस मुझे सिर्फ यही कहना है कि एक मेन सब्जेक्ट था कि कॉटन यील्ड कम हो गई है और ये क्यों कम हो रही है इसका भी कुछ पता नहीं है. टोटल कॉटन का प्रोडक्शन भी कम हो रहा उसका भी कुछ पता नहीं है. और यहाँ कॉन्क्लेव में आके भी हम सोच रहे थे शायद इसका रीज़न पता चलेगा, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया. मैं चाहता हूँ कि शायद अगले कॉन्क्लेव से पहले ये ज़रूर फाइंड आउट होना चाहिए कि इन दोनों में क्यों कमी आई है. और ये मेरे हिसाब से ये कमी क्यों आई है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनकॉन्सिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल है. मैं चाहता हूँ कि कॉटन गुरु और यहाँ पे लोग सब मौजूद सभी लोग इस बारे में सोचना ज़रूर शुरू करें कि जो कहते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री में या कॉटन एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट ही इसको सॉल्व कर सकती है. थैंक यू. मी जनार्दन सुरेश कतले, मुक्काम किनीवडगी, पोस्ट शेलोडी, तालुका दारवा, जिल्हा यवतमाळ, विदर्भ. मी जे इथे कॉटन गुरु या कार्यक्रमाला आलो, तो कार्यक्रम खरोखरच मला खूप चांगला वाटला. फक्त एवढंच कारण जे सुरुवातीला मी पारंपरिक शेती करतो, ती शेतीत मला जे अमृतराव देशमुख यांच्या याच्यावरून खूप चांगली पिकून राहिली आणि त्या पद्धतीने जर शेती केली तर अजूनही चांगली होईल. एवढे बोलून माझे 2 शब्द समजतो. जय जवान जय किसान. मी संजय प्रल्हाद ठाकरे, तालुका दारवा, जिल्हा यवतमाळ येथील कास्तकार आहे. कापसाच्या क्वालिटीबद्दल, कॉटनच्या क्वालिटीबद्दल सर्व लोकांनी माहिती दिली, चांगली माहिती दिली. पण कापसाची क्वालिटी किंवा कॉटनची क्वालिटी चांगली ठेवण्यासाठी किंवा कायम ठेवण्यासाठी एकंदरीत काय करायला हवं कास्तकाराला, त्यातनी बीज चांगलं पाहिजे, शेती चांगली पाहिजे की त्याची मॅनेजमेंट चांगली पाहिजे, हे नक्की कारण शेतकऱ्यांना कळू शकलं नाही. तसंच शेतकऱ्यांना काही जास्त त्याच्याबद्दल विचारण्यात आलेलं नाही. याच्याबद्दल थोडंसं
नाराज वाटतो आहे. नाहीतर एकंदरीत शेतीला किंवा कापसाला किती महत्त्व येणार हे मात्र नक्की माहिती पडलं. धन्यवाद. आज का प्रोग्राम जो कॉटन कॉन्क्लेव 2019 था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था और इसमें फार्मर को भी क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से खेती करके ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में अच्छा जानकारी दिया गया और इसमें जो कॉटन जिनर्स है उनका भी रोल अहम रहा. थैंक यू. Hello, yeah, myself Ajay Sardana from Grasim. I found this conference really useful and it's a great initiative by Mr. Manish. So as an complementary fiber to cotton, we find this conference very, very useful and I would wish them very good for their next conferences. And one suggestion I have that they can include the complementary fibers like viscose also for discussion in their next conference. Thank you so much. इतना खर्चा करने के बाद कितना बैकवर्ड भी होना चाहिए. ये सारे पॉइंट लोगो 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 दोन एकर में तो 72 मी डेली आठवड्यात नाही, आठवड्यात एक दिवस जाणार. हे लोक सांगतात त्याप्रमाणे करतात. एकर आया बैटरी ऑपरेटर और उसका लिंक परसेंट सर 46%, 12 वोल्ट का बैटरी 10% मोर देन रात में घंटे में 15 किलो काय विचार पीटी वाली सर इसमें ले ना सर एक भाई साहब 15 किलो सर. बरं सर हे आपण ते पराठीवर लावलं पराठीची जे पानं असते वायलेट ते पानं घेणे काय कचरा घेते का.